Hello and welcome students in another lecture of my video lecture series on the subject of botany, and in this video lecture we will discuss about pteridophytes. हमने pteridophytes के बारे में already discuss किया हुआ है। हम इस लेवल तक पहुंचे थे कि मैंने आपको बोला था कि जो टेरिडोफाइट्स है इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो सुपोरोफाइट या सुपोरोफिटिक है। सुपोरोफाइट जो है ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है। हमने देखा था, सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, हम इस लेवल पे पहुंचे थे। ये सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है ये सुपोर्स बनाती है और ये सुपोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं, बनाते हैं एक नया स्ट्रक्चर, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया प्रोथैलस एक स्मॉल मल्टीसेलुलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है जो यूजुअली इंडिपेंडेंट होता है, और ये प्रोथैलस जो है ये फाइनली बनाता है गैमेटोफाइट। मैंने आपको बताया जो सुपोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n है। सुपोर जो है ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है। इसका मतलब है ये सुपोरोफाइट, ये सुपोर जो है सुपोरोफाइट से बनते हैं। सुपोरोफाइट के एक खास स्ट्रक्चर से बनते हैं जिसको हम बोलते हैं सुपोरेंजिया। सुपोरेंजिया के अंदर सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपोर मदर सेल्स। उन सुपोर मदर सेल्स से सुपोर्स बनते हैं। सुपोर्स जर्मिनेट होकर प्रोथैलस पहले बनाते हैं, फिर प्रोथैलस के बाद गैमेटोफाइट बनता है। मैंने आपको बताया, बार बार मैं कह रहा हूं, इस पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो सुपोरोफिटिक है, वो डिप्लॉयड है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। तो टेरिडोफाइट्स हमने देखा टेरिडोफाइट्स दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सुपोर्स। एक हमारे पास है होमोसुपोरस टेरिडोफाइट्स। होमोसुपोरस टेरिडोफाइट्स है on the basis of type of spores produced by pteridophytes. They can be homosporous or they can be heterosporous. This is very important point. They produce similar type of spores. They produce dissimilar type of spores. Dissimilar type of spores means some spores are large, some are small. Small spores are called as microspores. They are called as microspores. Small spores को हम बोलते हैं microspores, और जो लार्ज साइज के स्पोर्स होते हैं उनको आप बोलते हैं मैक्रोस्पोर्स। पिछली क्लास में आपने बखूबी ये चीज समझ लिया कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं। कुछ स्पोर छोटे होते हैं उनको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, कुछ स्पोर जो है बड़े साइज के होते हैं उनको मैक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जहां तक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का ताल्लुक है वो एक ही तरह के सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर स्पोर्स बनाते हैं, एक ही टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। याद रखना, जब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स या होमोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे, जब होमोस्पोर्स एक ही तरह के स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो बनेगा एक गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, यानी मोनोइशियस। Homosporous pteridophytes are monoecious. It means that they have both male sex organs as well as the female sex organs on the same plant. This is very important point. फिर से मैं दोहराता हूँ, pteridophytes दो तरह के हैं on the basis of type of spores. They produce majority of pteridophytes. They are homosporous, produce similar type of spores, produce one type of spores, produce uniform size spores. And such spores are called as homospores. These spores, when germinate, they produce prothallus. Obviously, as I told you, this prothallus then produces gametophyte. This gametophyte will later on bear sex organs. It will bear both male sex organ and it will bear female sex organ. So far as the heterosporous pteridophytes are concerned, the microspores, they will produce male gametophyte. Remember, this is the difference. Why male gametophyte? Because it is having only male sex organ, while as the macrospore they produce female gametophyte. Why female gametophyte? Because this female gametophyte bears only female sex organ. Very good. So the heterosporous pteridophytes, they are dioecious. Means the male gametophyte is separate there, produced by the germination of microspores, while as the macrospores will lead to the production of female gametophyte bearing female sex organ.
So this is the difference between homosporous and heterosporous pteridophytes. So in nutshell, we can say that homosporous pteridophytes will produce only one type of gametophyte, and that gametophyte bears both types of sex organs, male sex organ as well as the female sex organ. So homosporous pteridophytes, they are monoecious, where both male and female sex organs are present on the same plant, whereas heterosporous pteridophytes, they produce two different types of spores, microspores, small spores. They will germinate, they will form gametophyte. That gametophyte is called as male gametophyte, because this male gametophyte will bear only male sex organ, while as the macrosporous pteridophyte, macrospores, large-sized spores, they will also germinate, but they will produce female gametophyte bearing only female sex organ. So remember this is very important point, as I have already mentioned that heterosporous pteridophytes are our Selaginella and Salvinia. These two examples are mentioned in the textbook as well. So far as gametophyte is concerned, gametophyte also grows in cool, damp and shady places. हम जहां तक स्पोरोफाइट का भी ताल्लुक है, स्पोरोफाइट भी इन्हीं कंडीशंस में ग्रो करता है, कूल, डैम्प, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस. इसी तरह गैमेटोफाइट जो स्पोर से बन गया, स्पोर की जर्मिनेशन के बाद बन गया, वो भी कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो करता है. शाबाश. गैमेटोफाइट जो है बियर्स सेक्स ऑर्गन्स. मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में बताया sex organs are multicellular and jacketed. The male sex organ is called as antheridia. जहां तक मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है एंथ्रीडिया, और जहां तक फीमेल सेक्स ऑर्गन का ताल्लुक है उसका नाम है आर्किगोनिया. मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में बताया द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स में बताया द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड. Same is the case with the sex organs in case of pteridophytes. The sex organs in pteridophytes are also, multicellular, and they are jacketed. They are having, a protective coverings that prevent them from desiccation and other environmental, stresses. तो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम टेरिडोफाइट्स में सेम वही नाम देते हैं जो ब्रायोफाइट्स में देते हैं. एंथ्रीडिया इसको बोलते हैं. फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्किगोनिया. सेम वहां पे भी वही सेल्स होते हैं. आर्किगोनिया के अंदर एक एग सेल होती है, वेंटर सेल्स होते हैं, नेक कैनाल सेल्स होते हैं, कवर सेल्स होते हैं, और एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं. एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं एंथीरोजॉइड्स. वेरी गुड. एंथीरोजॉइड्स का दूसरा नाम जो है, or they are also called as male gametes. These male gametes are biflagellate again. जिस तरह ब्रायोफाइट्स में मेल गेमेट्स बाइफ्लैजेलेट थे, मोटाइल थे, इसी तरह जो गेमेट्स टेरिडोफाइट्स में भी बनते हैं वो भी बाइफ्लैजेलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं. फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया के अंदर क्या होगा? इसके अंदर एग होगा. शाबाश. वाटर इज रिक्वायर्ड for the process of fertilization. जिस तरह मैंने आपको बताया, water is also required for the process of fertilization in case of bryophytes, because the motile gametes, they will move in a film of water until they reach on the surface of archigonia. Same is the case with the with the process of fertilization in case of pteridophytes. Here we also require water for the process of fertilization. Again, as I told you that the gametes जो है वो motile है, उनके पास flagella है. ये flagella beat करेंगे, इनको एक medium की जरूरत है. Water serves as a medium so that they can move in the water and ultimately reach on the surface of archigonia, where they enter into the archigonia, into the venter of the archigonia through the neck of archigonia, and causes the process of fertilization. And after the process of fertilization, जैसे ही fertilization होगा, zygote बनेगा.
zygote is formed. यहां से जो पॉइंट्स है अक्सर बेशतर वही पॉइंट्स है जो ब्रायोफाइट्स वाले हैं. मैं फटाफट रिपीट करूंगा, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करूंगा. मैंने ऑलरेडी आप जान चुके हैं ब्रायोफाइट्स में क्या सीन है फर्टिलाइजेशन के बाद, या फर्टिलाइजेशन से के स्टार्ट से ही क्या सीन है अप टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट. सेम सीन इज हियर. तो मैंने आपको बताया वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स एज वेल, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट दीज टेरिडोफाइट्स जो है दे शो नैरो डिस्ट्रीब्यूशन. दे आर नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द वर्ल्ड. दे आर restricted in distribution. They show narrow range of distribution because one thing is that they are dependent upon water, so they always grow in the vicinity of the water. Wherever there is scarcity of water or the water is not available in plentiful plentiful, वहां पे ये टेरिडोफाइट्स ग्रो नहीं करते हैं. That is why टेरिडोफाइट्स they show narrow range of distribution. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा. जाइगोट is formed, and this zygote is formed, and this zygote ultimately changes into embryo. This zygote ultimately changes into embryo, and this embryo ultimately changes again into sporophyte. हमने देखा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है. फर्टिलाइजेशन रेस्टोर्स द डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर. दिस जाइगोट 2N, it's a 2N structure, it's a diploid structure, and from this zygote we get embryo through mitosis. Mitotic divisions होंगे, embryo बनेगा, 2N structure बनेगा. From this embryo we get again through process of mitosis we get a well developed sporophyte. This sporophyte is again a diploid structure. This embryo, the embryo in case of टेरिडोफाइट्स में जो embryo बनते हैं, the embryo in pteridophytes is retained inside the archegonia of female gametophyte. Remember, female gametophyte. जैसे ही हमारे पास एम्ब्रियो बन गया, आप इस तरह समझ लीजिए, मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा. ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके अंदर ये मेल गैमेटोफाइट है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल गैमेटोफाइट है. ये फीमेल गैमेटोफाइट है. दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड्स, मेल गैमिट्स बनेंगे. ये मेल गैमिट्स जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल प्लांट के ऊपर, आर्किगोनिया के ऊपर, जहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा. ये एग है यहाँ पे, ये फीमेल गैमिट, मेल गैमिट यहां से आके यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन करेंगे. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा. जाइगोट के बाद एक एम्ब्रियो बनेगा. दिस एम्ब्रियो इज नाउ रिटेन्ड. सी, दिस एम्ब्रियो इज नाउ रिटेन्ड ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट. वही मैंने लिखा, द एम्ब्रियो इन टेरिडोफाइट्स इज रिटेन्ड इनसाइड द आर्किगोनिया ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. This retention, this is very important point. This retention of embryo inside the archegonia of female gametophyte, FG's female gametophyte, is known as, क्या बोलते हैं हम इसको, this is called as seed habit. This is a trend towards seed formation. This is called as seed habit. इसको हम बोलते हैं seed habit. So we have seen two important phenomena in case of pteridophytes. One is we have seen some sort of heterospory in case of pteridophytes. For example, in case of Selaginella, we have reported this heterospory where the two types of spores have begun started to form, whereas in case of earlier groups of plants, so for bryophytes and algae is concerned, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक ही तरह के सुपोर्स बनते थे, होमोसुपोरस थे वो. लेकिन टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स वेयर heterospory took place, formation of two different types of spores took place. And pteridophytes are not only the first plants where heterospory originated, pteridophytes are the first plants where seed habit
also originated. Seed habit is simply the retention of embryo inside the archegonia of female gametophyte during the process, after the process of fertilization is over. This is called as seed habit. Simply the embryo in pteridophytes is retained inside retained inside archegonia of female gametophyte. Inside archegonia of female gametophyte, this retention of embryo inside the archegonia, this is known as seed habit. Remember, again, heterospory was reported in Selaginella. Same seed habit is also reported in Selaginella. This is very important. This we have encountered when we started pteridophytes. We have encountered this Selaginella at a number of plants. That is why this is very important. This plant, this is very important plant. This is a plant having microphyllous leaves. This is the plant showing heterospory. This is the plant showing heterospory. This is the plant showing seed habit. This is the plant showing seed habit. And not only this, this is the plant where you are having sporangia in the form of cones or strobioli-like structures. So the retention of this embryo is retained inside the female gametophyte, and after some point of time it is released to form a full-fledged sporophytic plant body. See, if we see the classification of pteridophytes as per NCERT text, they are classified into 4 different classes. One is Psilotails. Another is Psilopsida. Sorry, it is Psilopsida. One is Psilopsida. Then we are having Lycopsida. Then we are having Sphenopsida, and then we are having Pteropsida. I am focusing on your NCERT book especially. Your NCERT book has classified our pteridophytes into 4 classes. Into how many classes? Remember, 4 classes. We are having Psilopsida, we are having Lycopsida, Sphenopsida, and Pteropsida. And the members of Psilopsida, majority of them are fossilized. They have gone extinct. We are having information about this class of pteridophytes only on the based upon the fossils which scientists have excavated from the soil. So मैंने आपको पहले भी बताया, एक fossil जो है, these are preserved remains of plants and animals that are preserved deep inside the earth's crust. जब हम excavation करते हैं, पैलियोलॉजी या पैलियोबॉटनी के जो साइंटिस्ट होते हैं, जब इन फॉसिल्स को निकालते हैं, फिर इनको स्टडी करते हैं, उस स्टडी के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है, तो हमें पता चल जाता है कि उन प्लांट्स के क्या स्ट्रक्चर्स थे, क्या फीचर्स उन प्लांट्स के थे. तो जो साइलोप्सिडा क्लास है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ साइलोप्सिडा, दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट. दे आर इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स नाउअडेज. सो इसीलिए मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ देम आर एज फॉसिल्स. They are as fossils, or majority of them are fossilized, and the representative member that is given in your text, that is called as Psilotum. Psilotum is the representative member of the class Psilopsida. Then we are having Lycopsida. Members of Lycopsida, they are living. They are commonly called as club mosses. Remember, very important point. Generally हम term use करते हैं moss. Generally हम term moss use करते हैं bryophytes के साथ. Most often when in NEET examination, when such questions are asked in the NEET examination, students, they get confused at that very time, because they have kept in their mind that mosses are a type of bryophytes, members of the class Bryopsida, and they hardly remember, or somebody tells them कि लाइकोप्सिडा के मेंबर्स को भी हम मॉसेस बोलते हैं, क्लब मॉस बोलते हैं. याद रखना, ये ब्रायोफाइट्स का मेंबर नहीं है. लाइकोप्सिडा के मेंबर्स को क्लब मॉस बोलते हैं. हमारे टेक्स्ट ने 2 रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स दिए. एक लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम. Lycopodium is also, this is also called as club moss.
club moss, or these are also called as, simply they are called as members of Lycopsida, they are also called as moss. इनको हम मॉस बोलते हैं. लाइकोपोडियम एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है लाइकोप्सिडा का, इसको हम बोलते हैं क्लब मॉस. दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल जो इसकी है दैट इज दिस सिलाजिनिला. सिलाजिनिला इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइक मॉस. स्पाइक मॉस इसको हम बोलते हैं, स्पाइक मॉस. रिमेंबर, मॉस वर्ड इसलिए है बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम क्लास दैट इज कॉल्ड एज लाइकोप्सिडा. Members of Lycopsida, they are called as mosses. Lycopodium has a nickname, it is called as club moss, while as Selaginella has a nickname, it has a common name, it is also called as spike, also called as Sanjeevani booty, that we will discuss when we talk about the economic importance of pteridophytes. Saphenopsida में हमारा जो member है that is Equisetum. सेफिनोप्सिडा के मेंबर्स को हॉर्स टेल्स भी बोलते हैं. तो इक्विसिटम का दूसरा नाम हॉर्स टेल भी इसको हम बोलते हैं, हॉर्स टेल. याद रखना, साइलोप्सिडा के मेंबर्स फॉसिलाइज्ड फॉसिल के फॉर्म में है. रिप्रेजेंटेटिव मेंबर साइलोटम है. लाइकोप्सिडा के मेंबर्स लिविंग है, उनको हम जनरली मॉसिस भी बोलते हैं. लाइकोपोडियम एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, इसको हम क्लब मॉस बोलते हैं. सेलाजिनिला एक और रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है लाइकोप्सिडा का, इसको हम स्पाइक मॉस बोलते हैं. सेफिनोप्सिडा के भी मेंबर्स लिविंग है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्स टेल्स. इक्विसिटम जो है इसका दूसरा नाम हॉर्स टेल है. टीरोप्सिडा के मेंबर्स भी लिविंग है. हमारे टेक्स्ट में एक है ड्रायोप्टेरिस, DRYOPTUM, एडियंटम. And remember, Dryopteran. Remember, very important point. This is called as male shield fern. Pteris is called as sun fern. Pteris को हम बोलते हैं sun fern, और एडियंटम को हम बोलते हैं maiden hair fern. This is called as maiden hair fern. फटाफट मैं पॉइंट्स फिर से रिपीट करता हूं. As per NCERT text of class 11th, pteridophytes have been divided into 4 classes: Silopsida, Lycopsida, Saphenopsida, Pteropsida. Majority of the members of Silopsida are in the form of fossils, or they have been fossilized. The representative member is Silotum. Lycopsida members are living, they are commonly called as mosses. हमारे टेक्स्ट में 2 लाइकोप्सिडा के मेंबर्स का नाम दिया हुआ है. एक लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम का दूसरा नाम क्लब मॉस है. याद रखना, सेलाजिनिला एक और रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है लाइकोप्सिडा का, इसका नाम है स्पाइक मॉस. इसी तरह सेफिनोप्सिडा के भी मेंबर्स लिविंग है, टीरोप्सिडा के भी मेंबर्स लिविंग है. सेफिनोप्सिडा के मेंबर्स को हम कॉमनली हॉर्स टेल्स बोलते हैं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट का नाम है, सेफिनोप्सिडा से ताल्लुक रखता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, उसका नाम है इक्विसिटम. इक्विसिटम का दूसरा नाम हॉर्स टेल है. टीरोप्सिडा चौथा क्लास जो है, इसके मेंबर्स भी लिविंग है. द मेंबर्स ऑफ टीरोप्सिडा, रिमेंबर द मेंबर्स ऑफ टीरोप्सिडा, दे आर कॉल्ड एज फर्नस. याद रखना, मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट्स में 2 तरह के लीव्स होते हैं, माइक्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफिल्स होते हैं. मैंने आपको बोला था माइक्रोफिल्स कहां पे है, मैक्रोफिल्स कहां पे है. जहां तक मैक्रोफिल्स का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफिल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फर्नस. प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफिल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास टीरोप्सिडा. हमारे सिलेबस में 3, हमारे टेक्स्ट बुक में 3 फर्नस का जिक्र दिया हुआ है. एक ड्रायोप्टेरिस है, एक टेरिस है, एक एडियंटम है. ट्रायोप्टेरिस का दूसरा नाम है, याद रखना, मेल शील्ड, SHIELD, शील्ड फर्न, बिकॉज इट हैज ए फ्लैप लाइक ए प्रोटेक्टिव structure, a flap like protective structure on the spore producing structure, तभी इसको हम बोलते हैं मेल शील्ड फर्न. टेरिस जो है इसको हम सन फर्न बोलते हैं. एडियंटम को हम बोलते हैं मेडन हेयर फर्न, बिकॉज जिस तरह एक मेडन हेयर होता है चमकीला, उसी तरह जो एडियंटम के पीट्यूल्स होते हैं या मिडरिब्स होते हैं वो भी उसी तरह चमकते हैं, तभी इसको बोलते हैं मेडन हेयर फर्न. फिर से मैं दोहराता हूं, लाइकोपोडियम का दूसरा नाम है क्लब मॉस, सेलाजिनिला का एक और नाम है स्पाइक मॉस, इक्विसिटम का एक और नाम है हॉर्स टेल, ड्रायोप्टेरिस का एक और नाम है मेल शील्ड फर्न, टेरिस का एक और नाम है सन फर्न, एडियंटम का दूसरा नाम है मेडन हेयर फर्न. एक एडियंटम की एक स्पीसीज है, दैट इज एडियंटम कॉर्डेटम.
कॉर्डेटम, इसका नाम है वॉकिंग फर्न, इसको हम बोलते हैं। लास्ट ईयर पूछा था, एग्जाम में पूछा गया था ये वॉकिंग फर्न किसको हम बोलते हैं। वॉकिंग फर्न इज गिवन is common name of a species of Adiantum. That species is Adiantum caudatum. Adiantum is genus, caudatum is species. इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर इस प्लांट का जो टिप है, लीफ टिप है, अगर ये प्लांट यहाँ पे ग्रो करता है, लीफ टिप बेंड करता है, यहाँ पे नया रूट्स बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा, नया लीफ टिप बनेगा, वो बेंड करेगा और जमीन के साथ नए रूट्स बनाएगा। इस तरह ये आगे आगे मूव करते हैं। ये प्लांट यहाँ पे था, पता नहीं चलता है ये प्लांट कैसे यहाँ तक पहुंच गया, इसने कैसे काफी सारे प्लांट्स बनाए, तभी इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न। एडियंटम कॉर्डेटम इज कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न। नाउ वी विल ब्रीफली फोकस ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हैव लीस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस of pteridophytes, economic importance of pteridophytes जो है, pteridophytes have medicinal properties, they are used as medicinal herbs. For example, मैं दोहराता हूं, सिलाजिनुला का दूसरा नाम स्पाइक मॉस भी बोला मैंने, संजीवानी बूटी भी बोलते हैं इसको। सिलाजिनुला इज आल्सो कॉल्ड एज संजीवानी बूटी बिकॉज इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स। अगर नर्वस डिसऑर्डर किसी को होंगे, ट्रेडिशनली हम उसको सिलाजिनुला के लीव्स देते हैं या उसका एक्सट्रैक्ट या डिकॉक्शन देते हैं, इसीलिए सिलाजिनुला को संजीवानी बूटी भी बोलते हैं। एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया। दूसरा जो है टेरिडोफाइट्स एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स and thus prevent soil erosion. These two economic importances of pteridophytes are given in text. मैंने आपको बताया कुछ टेरिडोफाइट्स की जो है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। खासकर मैंने बात की सिलाजिनुला की, मैंने इसको बोला संजीवानी बूटी बिकॉज इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन टू ट्रीट नर्वस डिसऑर्डर्स। दूसरा मैंने बोला जो टेरिडोफाइट्स की जो है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, टेरिडोफाइट्स जिस तरह ब्रायोफाइट्स हमने बताया वो भी सॉइल बाइंडर्स यूज करते हैं, और इस तरह ये सॉइल इरोजन से जमीन को फिसलन से बचाते हैं, जमीन को फिसलन से, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। टेरिडोफाइट्स की मैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। जो फर्न्स की बात है, दे आर वेरी मच डेकोरेटिव बिकॉज दे आर हैविंग ए लार्ज साइज्ड, दे आर मेगाफिलस, दे आर हैविंग लार्ज साइज्ड लीव्स। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज्ड लीव्स, दे आर यूज्ड to decorate hotels, buildings, shopping malls, etc. This is all about pteridophytes. Hope you have understood all the points about pteridophytes, and in next class we will focus on gymnosperms, another group of plants. They are in fact the seed bearing plants. They are much complex as compared to the previous group of plants. So far bryophytes and pteridophytes are concerned, we will focus on pteridophytes. I request you that please subscribe my YouTube channel and get updates about my each and every video lecture which I upload on routinely on YouTube. Thank you one and all. Thank you.